अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद लिसनर्स, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो इंटरनेट रेडियो सर्विस, जो कि आप सुनते हैं अक्स रेडियो प्रोजेक्ट और यूफोन के ताउन से। सुनते हैं आप हमारी ट्रांसमिशन मंडे से फ्राइडे रिपीट होती है, ये सैटरडे संडे को लेकर आते हैं हम लोग आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं मोस्टली आप लोगों की आगाही के लिए। कभी तालीम, कभी सेहत और कभी हमारी माशरती कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, उनको हम आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन लिसन, साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी कहते हैं कि आप रहें हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा, और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग हमें कर सकते हैं कॉल और लाइव हमसे बात कर सकते हैं। नंबर है हमारा 051-8430-456 और हमारा दूसरा नंबर है 051-8430-457। और इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हैं हमें कोई ईमेल, तो हमारा मेलिंग एड्रेस है मेरी आवाज़ सुनो @uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO@uxresearch.com। और इसके अलावा हमारा PO बॉक्स नंबर है जिस पे आप लिख सकते हैं हमें ख़त 1506 इस्लामाबाद। और लिसन, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें हम स्पेसिफ़िकली जो है फ़ोकस करते हैं उन ख़वातीन को जिनको हम चाहते हैं कि रहे आगाही, ना सिर्फ उनके हकूक़ से, अपने फ़राइज़ से भी, और इसके अलावा हर चीज़ के बारे में वो जाने। हम कभी सेहत की भी बात कर रहे होते हैं, तो आज भी हम जिस बात पे फ़ोकस करेंगे वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होंगे सेहत के हवाले से। और जब हम सेहत के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो हमारी जो ग़िज़ा है उसका बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है। और जब एक घरेलू ज़िंदगी की बात कर रहे होते हैं तो तमाम फैमिलीज़ ही ऐसी होती हैं जिनके घर में ख़वातीन ही कुकिंग करती हैं, और उन्हीं को ख्याल रखना पड़ता है अपनी पूरी फैमिली का कि कौन से ग़िज़ाई अज्जा जो हैं उनकी ग़िज़ा में ज़रूर हों। तो लिसनर्स, आज भी आप इसी सिलसिले में हमारा एक प्रोग्राम सुनेंगे, आपकी सेहत, जिसमें कुछ यही बातें होंगी। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि सुनते रहिए मेरी आवाज़ सुनो। सेहत है तो उम्मीद है, उम्मीद है तो सब कुछ है। तो क्यों ना बात हो आपकी सेहत के बारे में, प्रोग्राम आपकी सेहत में। ये प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए लाए हैं अक्स रेडियो प्रोजेक्ट और यूफोन के तावन से। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, प्रोग्राम आपकी सेहत। जी लिसनर्स, आपकी सेहत को सामने रखते हुए ये प्रोग्राम हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बात करते हैं, उनकी वजूहात के बारे में बात करते हैं, और फिर यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे उन बीमारियों से बचा जा सकता है। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद रहती हैं डॉक्टर ताहिरा सादिक, जो कि इस्लामिक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। आज हम बात करेंगे वो कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनकी कमी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ग़िज़ा की कमी की वजह से हो वो कौन से मसाइल हैं जो हमारे लिसनर्स को फेस करना पड़ रहे हैं? जी नीता, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स या माल न्यूट्रिशन होती क्या है। इसमें यह है कि कोई भी रिलेटिव या एब्सोल्यूट कमी की वजह से, किसी भी, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से या उसके एक्सेस की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको हम न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। इसमें ये नहीं कि ज़रूरी कि बिल्कुल उसको ना लिया जाए या उसको थोड़ा सा उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे कम लिया जाए। बेसिकली इनको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो अंडर न्यूट्रिशन है, यानी कि जैसे सूखेपन की बीमारी हो जाती है, जिसमें खाना जो है उनकी जो डेली है जितनी एनर्जी उनको रिक्वायर्ड होती है उससे कम लेते हैं, तो उसको अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आएगा। और कुछ है ओवर न्यूट्रिशन, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे हम ज्यादा ले लेते हैं, जो कि रिजल्ट होता है बाद में ओबेसिटी, और अगर कोई विटामिन ज्यादा ले लिया तो हाइपर विटामिनोसिस की सूरत में। या इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे कि अगर आयरन नहीं लिया, जो आपकी खुराक है डेली आयरन की जितनी लिमिट है उससे अगर कम लिए तो वो रिजल्ट होगा एनीमिया की सूरत में। अगर प्रोटीन्स बच्चों ने कम लिए तो वो सूखेपन की एक बीमारी क्वेश्चन को आगे जाके हम तफसील से पढ़ेंगे, किसी भी सूरत में मैनिफेस्ट कर सकती है। और उसके अलावा जो चौथी फॉर्म है वो है इम्बैलेंस, जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स का रेशियो है वो कम हो जाता है। तो बेसिकली ये 4 फॉर्म्स है मैल न्यूट्रिशन की। डॉक्टर साहिबा, सारी जो बीमारियां आपने बताई जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं, तो बताएं कि ये तमाम बीमारियां जो अभी आपने डिस्कस की, कि ये पाकिस्तान में भी हैं? जी डेफिनेटली पाकिस्तान में भी हैं, और पाकिस्तान चूँकि आपको पता है एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें ज़्यादातर रिलेटेड जो हैं बीमारियों की जो वजूहात हैं वो ज़रा मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। जो डेवलप हो चुके हैं वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन आ गई, वहाँ पे ओबेसिटी और हाइपर जो न्यूट्रिशन होती है उसकी वजह से ज़्यादा जो सारे
अमराज हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पे लो इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पे असल में लोगों के पास परचेजिंग पावर इतनी नहीं होती, उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो जो है मटन चिकन इस किस्म की जो एनरिच्ड फूड्स हैं वो ले सकें। और उसके अलावा जो मैं समझती हूँ मेन जो कॉज है हमारे मुल्क में, एक तो ओवर पॉपुलेशन और उसके अलावा जो है इग्नोरेंस। लोगों को इतना आइडिया ही नहीं है कि अगर हम दाल चावल भी प्रॉपरली खाते हैं तो उसमें भी हमारे सारे जो प्रोटीन्स हैं, जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो कुछ प्राइमरी इसकी कॉजेज हैं और कुछ सेकेंडरी। प्राइमरी कॉजेज तो यही है कि ओवर पॉपुलेशन है और इतनी परचेजिंग पावर नहीं है, और जो सेकेंडरी कॉजेज में मेनली आ जाता है कि जैसे कुछ डायरिया है या इंटेस्टाइनल मेल एब्जॉर्प्शन, कोई ऐसी बीमारी है आंतों की जिसकी वजह से वो खा नहीं सकते, या इन्फेक्शंस है जैसे कि सांस की प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, या कोई और किडनी प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक डिसीजेज, या इसके अलावा ओबेसिटी मेन कॉज है। इसमें सब में ये होता है कि जो खाना अगर खा लिया है तो फिर वो उसमें प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती। तो प्राइमरी कॉजेज, लेकिन बीइंग अ मेंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्री हमारे मुल्क में ज़्यादा यही है कि खाने के लिए कम परचेजिंग पावर है, और उसके अलावा ओवर पॉपुलेशन है, और जो फूड हैबिट्स हैं या तो खाना ही नहीं है, और अगर खाना है तो जंक खाना है। तो मतलब इतना नॉलेज नहीं है लोगों को इग्नोरेंस की वजह से। सही। तो डॉक्टर साहब लिसनर्स को बताएं कि वो कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे पाकिस्तान में कॉमन हैं। जी निदा, जैसे पहले भी बात हुई थी कि हमारे यहाँ जो बीमारियां ज़्यादा कॉमन हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं, जो कि पैदाइशी तौर पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो कमज़ोर होते हैं क्योंकि मदर्स ने प्रॉपर डाइट नहीं ली होती। और उसके अलावा जो नंबर 2 कैटेगरी में आता है वो है सूखेपन की बीमारी, जो कि 1 से 3 साल के बच्चों में कॉमन है। नंबर 3 ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और नंबर 4 में जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो आंख के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें सिंपल आंख का इन्फेक्शन से लेके ब्लाइंडनेस तक जो है विटामिन ए डेफिशिएंसी से हो सकता है। और उसके साथ साथ खून की कमी की वजह से जो बीमारियां मोस्टली जो है फीमेल्स में कॉमन होता है, और आयोडीन डेफिशिएंसी, और उसके अलावा जो लास्ट में आ जाता है फ्लोराइड की डेफिशिएंसी की वजह से भी कुछ दांतों के जो डेंटल जो हाइजीन है वो सारी डिस्टर्ब होती है। तो मेनली ये 7 बीमारियां हैं जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। सही जी। डॉक्टर साहब आप लिसनर्स को बताएं कि ये लो बर्थ वेट इसकी क्या वजूहात हैं। देखिए लो बर्थ वेट की मेनली जो बच्चे पैदा होते हैं वो 2.5 kg से अगर उनका वेट कम हो तो हम उनको कहते हैं कि लो बर्थ वेट है, या अगर 2 kg से कम है तो वेरी लो बर्थ वेट की कैटेगरी में आएंगे। और पाकिस्तान में तकरीबन 25% बच्चे जो हैं जब वो पैदा होते हैं तो वो लो बर्थ वेट के साथ होते हैं। और इसमें जाहिर है कि जो सारी कॉजेज है वो मैटरनल यानी कि मदर की कॉजेज होती हैं। मदर्स ने हो सकता है उनकी मेल न्यूट्रिशन रही हो पूरी प्रेगनेंसी में, जैसे होता है कि आपने 12 kg वेट गेन प्रेगनेंसी में होता है एटलीस्ट, तो अगर उससे कम वेट गेन है तो वो फिर प्रेगनेंसी में मदर्स को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ अगर एनीमिया है, खून की कमी करेक्ट नहीं की गई तो, और साथ अगर कुछ ख़वातीन में देखा गया कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल वर्क करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और उसमें भी लो बर्थ वेट बेबीज़ हो जाते हैं। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें भी लो बर्थ वेट बेबीज़ जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। और कॉमनली ये देखा गया कि जिन माओं का बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती हैं अर्ली एजेस में जब वो यंग होती हैं, और उसके साथ साथ उनका अगर हाइट भी जो है लेस देन 5 फीट है तो उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके लो बर्थ वेट बेबीज़ हों। और वेस्ट में ज़्यादातर ये देखा गया है कि स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज बनती है लो बर्थ वेट की, जो मदर्स कॉन्टिन्यूस स्मोक करती हैं। और साथ साथ ये देखा गया कि जैसे जैसे बच्चों की तादाद बढ़ती जाती है, जैसे 4th 5th नंबर पे जो बच्चा होगा तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा वीक होगा और लो बर्थ वेट के साथ प्रेजेंट करेगा। और अगर मतलब 2 बच्चों के दरमियान वक्फा कम है तो इस सूरत में भी ज़्यादा चांसेस है कि लो बर्थ वेट। और इसको करेक्ट इसी तरह किया जा सकता है कि अगर मदर जो है ये सारी जो मैंने आपको कॉजेज बताई हैं, कुछ इसमें मॉडिफाइबल है कुछ अनमॉडिफाइबल है। जो मॉडिफाइबल है उनको उसी वक्त करेक्ट करें, यानी कि स्मोकिंग जो है उसको क्विट कर दें, और प्रॉपर फैमिली प्लानिंग मेजर्स करें ताकि बर्थ का जो इंटरवल्स हैं वो कंट्रोल हों, और उसके साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल रखें, एनीमिया अपना करेक्ट करें। सही। डॉक्टर साहब आप बताएं हमारे लिसनर्स को कि ये सूखापन की बीमारी कैसे हो जाती है। देखिए नीता, इसमें सूखेपन की बीमारी जो है ये 1 से 3 साल की उम्र में ज़्यादा कॉमन होती है। 5 साल तक हो सकती है लेकिन 1 to 3 years ये ज़्यादा कॉमन होती है। और इसमें 2 इसकी टाइप्स हैं। एक तो मतलब सूखेपन की बीमारी होगी लेकिन बच्चा जो है वो इंतहाई वीक होगा, वो देखने से ही लग जाएगा कि ही इज़ मैलनरिश्ड। और अगर उसके अलावा एक कंडीशन ये है कि उसमें भी मैल न्यूट्रिशन है लेकिन वो बच्चा देखने में हेल्दी लगता है क्योंकि उसमें सारा एडिमा यानी कि वो सारी उसको स्वेलिंग हुई होती है, पानी उसमें जमा हुआ होता है। तो जो मेरेस्मस की अगर हम बात करते हैं तो वो मेनली जो है 1st year ऑफ लाइफ में ज़्यादा कॉमन है, और उसमें
सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, जैसे फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, यानी कि उसको जैसे बैलेंस डाइट कहते हैं ना, तो इसमें बैलेंस स्टारवेशन होती है। और उसके साथ साथ जो मेन इसकी कॉजेज हैं वो यही है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ज़्यादा नहीं पिलाया जाता, और अगर जो काउज मिल्क या कोई भी ऊपर का दूध है वो अगर पिलाया जाता है तो वो लैक ऑफ हाइजीन होती है उसमें, और साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, उसमें पानी बहुत मिला दिया जाता है, और अगर पानी मिलाएंगे तो वो उसमें जो उसकी इफेक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये जो बच्चे हैं ये देखने में ही ऐसे लगेंगे वेस्टेड से हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे और मसल्स इनके बिल्कुल नहीं होंगे, सिर्फ हड्डियों वाला एक स्ट्रक्चर होगा, और ज़ाहिर है इनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होगी, अपनी एज जो फेलोज हैं उनसे छोटे नज़र आएंगे, और प्लस जो है मेंटल जो उनकी चेंजेस है वो भी सामने आएंगी कि मेंटली भी वो उस तरह जो उनके सारे फीचर्स हैं, कब उन्होंने बैठना शुरू करना है, कब उन्होंने क्रॉल करना है, कब खड़े होना है, चलना है, ये सारे जो उनके माइलस्टोन्स हैं ये डिले होंगे। तो ये वो बच्चे हैं जिनमें मतलब वो देखने में ही, जैसे सोमालिया वगैरह में आपने देखा होगा कि अक्सर उनकी जो टीवी में भी दिखाए जाते हैं कि बच्चे वो देखने में ही बहुत ज्यादा वीक और बिल्कुल एक हड्डियों का स्ट्रक्चर लग रहे होते हैं। और जो दूसरी कंडीशन है क्वाशरकोर्ट, जो कि वो भी ऐसे ही है लेकिन मेनली उसमें प्रोटीन्स की कमी होती है। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और हो सकता है फैट्स वो सही ले रहे हो, लेकिन प्राइमरीली उनमें प्रोटीन जो है वो कम होती है, और ये 1 to 3 ईयर्स तक कॉमन है। और उसमें अगर देखा जाए तो देखने में बेबी बहुत हेल्दी लगेगा, और लेकिन ये कि उसमें कुछ चेंजिंग्स हैं, जैसे कि मसल्स उनमें भी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि जो उनमें पेट बहुत सूजा हुआ होगा, टांगे सूजी हुई होंगी, लेकिन वो सिर्फ वो हाथ लगाने से पता चलेगा कि वो बिल्कुल नरम है, और मसल्स जैसे थोड़ी हार्ड टेक्सचर के होते हैं उस तरह वाला नहीं पता चलता, और उनके हेयर चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, स्किन वो खराब होगी, डिपिगमेंटेटेड होगी, और एक उनका टिपिकल मून फेस होगा, बिल्कुल राउंड फेस होगा, जो कि ऑब्वियसली फैट्स की वजह से नहीं है, वो सिर्फ एडिमा की वजह से है। और उनमें जो है एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन होगा, खून की कमी। तो मेनली ये कुछ ऐसी हैं कि जिनसे उनको हम डायग्नोज कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी का सूखापन है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए मतलब लाइक इट्स 1 to 3 मंथ्स जो उनका ट्रीटमेंट कोर्स होता है, और उसमें हॉस्पिटलाइज बच्चे को कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हॉस्पिटलाइज करेंगे तो एकदम उनकी जो डिहाइड्रेशन स्टेटस है, पानी की जो सारी रिक्वायरमेंट है उसको बैलेंस करेंगे, प्लस जो इन्फेक्शंस हैं वो खत्म कर देंगे डिफरेंट एंटीबायोटिक्स से, और फिर विटामिन जो है वो दी जाएंगी। यानी कि इनको जो फर्स्ट वीक में आहिस्ता आहिस्ता इनको खाने पिलाना होता है, एकदम इनको हैवी डाइट या वो उस तरह फीडिंग स्टार्ट नहीं करते। और जो फर्स्ट वीक में जिसको एक्यूट फेज कहते हैं उसमें फीडिंग और रिहाइड्रेशन दोनों स्टार्ट करेंगे, और फिर सेकेंड या थर्ड वीक में उनको फुल स्ट्रेंथ फीड्स देंगे जिसमें प्रॉपर कैलोरीज होंगी, प्रोटीन्स होंगी। तो मतलब ये इसके लिए जो है ये ज़रूरी है कि वो हॉस्पिटल में स्टे करें, और वो उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता देते जाते हैं जो फीड होती है। डॉक्टर साहब, यहाँ आपने बात की सूखेपन की, लेकिन आप अभी बता रही थी कि पाकिस्तान में मोटापे की जो बीमारियां हैं, बीमारी ही कहूँगी मैं इसे, वो भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। इसकी क्या क्या वजूहात हैं? वैसे तो हम लोगों को मालूम होता है, लेकिन समटाइम हम समझ नहीं रहे होते कि यही वजूहात हैं जिसकी वजह से मोटापे की या ओबेसिटी की बीमारी हो रही है। जी निदा, मोटापा वाकई आपने कहा है कि ना सिर्फ एक खुद बीमारी है बल्कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ भी है। पहले मैं लिसनर्स को बताती चलूं कि मोटापा होता क्या है। असल में ये जो हमारे फैट टिश्यू है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इसमें मसल्स या जैसे कुछ एथलीट्स होते हैं, रेसलर्स होते हैं, उनमें मसल मास और जो बोन्स का है वो ज़्यादा होता है। तो जो फैट इंटेक जिनका ज़्यादा होगा और फैट एक्यूमुलेशन जो कि एडिपोज टिश्यू की सूरत में बॉडी में होती है उनकी वो ज़्यादा होगी, उनको हम लोग ओबीज या ओबेसिटी के पेशेंट्स कहेंगे। और उसमें ये है कि ओवरवेट और ओबेसिटी ये सेम नहीं है, मतलब एक जो नॉर्मल वेट है फिर उसके बाद ओवरवेट अगली स्टेज है, और ओवरवेट से अगली स्टेज जो है वो ओबेसिटी है। और ओबेसिटी को भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में करते हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट उसी तरह किया जाए। और बेसिकली जो आपने पूछा है कि इसकी क्या क्या वजूहात हैं, तो सबसे पहले तो इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो यही है कि जितना आपका एनर्जी आउटपुट है उससे ज्यादा आप एनर्जी इनटेक ले रहे हैं। आपका इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है लेकिन आप कंजम्पशन ज्यादा है। और उसमें ये देखा गया है कि जो लोग फैट्स, स्वीट्स और ड्रिंक्स वगैरह जो फिजी ड्रिंक्स हैं ये चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें मोटापा बढ़ने का ज़्यादा चांस होता है। कुछ फैमिलियल भी होता है, जैसे कुछ फैमिलीज में सेंट्रल ओबेसिटी, बहुत सेंट्रल ओबेसिटी मतलब कि पेट बढ़ जाता है, तो कुछ मतलब खवातीन में ज़्यादा कॉमन होता है सेंट्रल ओबेसिटी, ये जो फैमिलियल होते हैं यानी कि फैमिलीज में रन करती है। और कुछ अब देखा गया है कि कुछ जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें ये है कि ईटिंग हैबिट्स
मतलब फ्रिज खोली और कुछ खा लिया और अननोटिस्डली उसको खा लिया, पता भी नहीं चलता कि हमने कुछ खाया है और आते जाते चलते फिरते जो है वो खा लेते हैं। और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता एज ज़्यादा होती जाती है तो उसमें भी एल्डरली उस स्टेजेस में मोटापे के ज़्यादा चांसेस होते हैं, कुछ हार्मोन इम्बैलेंसेस होते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपका एनर्जी इनटेक है लेकिन आउटपुट नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, वॉक नहीं करते हैं या उसके अलावा स्टेयर्स वगैरह ऊपर नीचे नहीं जाते, फिजिकल इनएक्टिविटी भी मेन इसकी वजह है। और उसके साथ देखा गया है कि कुछ जैसे बहुत बीमार होते हैं कुछ लोग, जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया और उनको बेड रेस्ट पे हैं, तो वो लोग भी फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और फिर उसकी वजह से क्योंकि फिजिकल आउटपुट कुछ नहीं है तो वो भी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और एक कंडीशन ये देखी गई है कि एक बेजल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जो आपका एक अंदर एक सिस्टम होता है जिससे आपकी जो खुराक आप ले रहे हैं उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये बेजल मेटाबॉलिक रेट जो हम BMR कहते हैं, कुछ लोगों का ये स्लो हो जाता है मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से या और काफ़ी इसके इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो अगर ये स्लो हो जाए तो भी जो है वो जो भी पर्सन है वो मोटापे का शिकार हो सकता है। जी डॉक्टर साहबा, जैसा कि आप बात कर रही हैं मोटापे के बारे में जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है, तो इसकी हेल्थ पे क्या क्या मुज़िर असरात वो हो सकते हैं? जी ये बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इम्प्लिकेशंस इसकी बहुत ज़्यादा हैं और बेसिकली जो सारी हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, यानी कि जिसमें रेस्ड कोलेस्ट्रॉल से बात शुरू होगी, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स जो लोग खाते हैं ज़्यादा और वो फिर कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता जाता है, तो फिर जब ब्लड लेवल्स उसके ज़्यादा हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो सारे आपके कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं उसमें सिंपल जो है वो सिंपल इन्फार्क्ट से लेके हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर तक, उन सब की एक वजह ये भी है कि ओबीज लोगों में ये ज़्यादा कॉमन होता है। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जो लोग ओबीज होते हैं और फिर ऊपर से जो सॉल्ट इंटेक उनका ज़्यादा है। डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि शुगर की बीमारी, वो उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है जो मोटे होते हैं और प्लस उनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। और इसके साथ साथ जो पित्ते के अमराज हैं, जैसे पित्ते में पथरी का बनना, गॉल स्टोन्स बन जाते हैं, वो भी मोटापे वाली जो खवातीन में उनमें ज़्यादा कॉमन है। और कुछ जैसे जाहिर है कि जो सारा अगर फैट्स अकुमुलेशन एब्डोमेन में, पेट वाले एरिया में ज़्यादा है तो उनको सांस लेने में भी मसला होगा, तो डिफरेंट रेस्पिरेटरी कंडीशंस या डिजीजेस भी इससे कॉमन है। और जैसे एक दफ़ा पहले भी बात हुई थी कि कैंसर का भी बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है कि जो ओबीज खवातीन होती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन ओबीज। और साथ साथ जाहिर है एक ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जिनको मोटापे की बीमारी है उनके लिए मैकेनिकल डिसेबिलिटीज़ भी बहुत होती हैं, उनको उठना मुश्किल लगता है, उनको चलना मुश्किल लगता है और इसी वजह से वो लोग एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, मतलब एक्सीडेंट्स भी उनके ज़्यादा होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। और अगर इन सब को एक ही बात में सम अप किया जाए, इन सब इफ़ेक्ट्स को, कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती है जो ओबीज होते हैं। अगर जैसे लेट्स से कि पाकिस्तान में एवरेज लोग उनकी जो एज है 65 63 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो जो ओबीज लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल से कम है। जी डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि मर्दों में इसका तनासुब ज़्यादा है या औरतों में? जी इसमें ये देखा गया कि ज़्यादा ये कॉमन है फीमेल्स में, और उसकी वजह जैसे मैंने आपको बताई है कि उनका ज़्यादा जो मेन उनकी जॉब है वो किचन में होती है और किचन इज़ एनरिच्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। फ्रिज खोली और कुछ भी ले लिया, या इवन ड्यूरिंग कुकिंग और आफ्टर कुकिंग जो है। और साथ साथ एक तो ये फैक्टर हो गया कि इनपुट उनका ज़्यादा और आउटपुट कम है, यानी कि उनका ऐसा कोई ऐसा फिजिकल वर्क नहीं होता कि जो है वो उसको कंज्यूम भी किया जाए। और वैसे भी ये देखा गया है कि डिफरेंट कंसेक्टिव प्रेगनेंसीज में अगर उसको जो एक वेट गेन होता है हर प्रेगनेंसी में, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 kg मिनिमम है, तो अगर उससे ज़्यादा कुछ में टेंडेंसी होती है वेट गेन करने की और फिर उसको बाद में अगर रिड्यूस नहीं किया गया तो फिर भी बहुत चांसेस हैं कि ये मोटापा जो है ये मोटापा ही रहता है और ये नॉर्मल वेट की तरफ कभी भी नहीं आता। सही जी डॉक्टर ताहिरा, लिसनर्स को ये बताएं कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे वेट को कम किया जा सकता है? जी ये बहुत इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव क्वेश्चन है जो कि मेरा ख्याल है सब फीमेल्स के लिए बहुत रोल प्ले करता है। इसमें ये है कि सबसे पहले वो अपना BMI कैलकुलेट करें। BMI मतलब ये कि आप बेजल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो उनकी टाइम रिक्वायरमेंट के है उसके लिए उनको ये पता होना ज़रूरी है कि उनका वेट कितना है और आइडियली इसी हाइट पे इसी एज में जो है कितना वेट आइडियली होना चाहिए। तो वो कैलकुलेट जब कर लेंगे फिर उनको पता चलेगा कि वो मेल नरिश्ड की कैटेगरी में आते हैं या
जैसे अगर हम लेट्स से के कहते हैं कि जिनका BMI 19 और 25 के बीच में आता है वो नॉर्मल है, 19 से कम होगा तो मेल नरिश्ड होंगे, और अगर 25 से ज्यादा होगा तो वो ओवरवेट होंगे या ओबीज होंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली पहले BMI जो है वो कैलकुलेट करना जरूरी है। फिर उसमें ये देखा गया है कि आप जो एनर्जी इनटेक है, मतलब ये मैं जनरली बता रही हूँ, किसी भी स्टेज के अकॉर्डिंग नहीं है, उसमें आप एनर्जी इनटेक जो है वो अपना कम कर लें। जैसे आप लो फैट फूड्स जो है, लो फैट योगर्ट और मिल्क जो है उनको यूज किया जाए, और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका इनटेक ज्यादा कर दें, किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं जो सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। और उसके साथ साथ ये है कि जो फाइबर कंटेंट डाइट का है वो ज्यादा करें, और जो उसमें फ्रूट्स जिनमें हाई डाइटरी फाइबर है जैसे कि नाशपाती है या उसमें अमरूद है, इस किस्म के फ्रूट्स को ज्यादा खाएं। और जो बेकरी आइटम्स है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जो कोलाज वगैरह हैं, इनको बिल्कुल खत्म कर दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनरिच्ड होता है, इसमें बहुत शुगर बहुत ज्यादा होती है और साथ साथ ऑयल भी बहुत ज्यादा होता है। और बस सिंपल ये है कि अपनी जो है सिंपल से सिंपल लें, और जो सारे ये जो जंक फूड्स हैं उनको कम लिया जाए, कम यूज किया जाए। तो मेनली इसमें यही है कि आपको अपना आइडियल बॉडी वेट पता चले, और फिर ये पता चले कि कैलोरिक रिक्वायरमेंट कितनी है, जितना फिजिकल आउटपुट है, और उसके साथ साथ आपने अब इसको किस तरह से कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन की जो बात करते हैं कि विटामिन A, B, C, तो आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि विटामिन A की कमी से भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं, तो हमारे लिसनर्स को बताएं कि वो कौन सी बीमारियां हैं जो विटामिन A की वजह से हो सकती हैं। जी निदा, विटामिन A की वजह से तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होती हैं। जैसे सिंपल अगर आंख के इन्फेक्शन से लेके मेंटल जो IQ लेवल्स तक इससे डिस्टर्ब हो सकते हैं इसकी कमी की वजह से। तो मेनली जो हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे जो कि ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारे कम्युनिटी में, वो ज़ीरोफ्थेल्मिया या जो आंख के सारे अमराज हैं, और वो इसमें तकरीबन सारे ही आंख के अमराज आ जाते हैं। अगर सिंपल इन्फेक्शन से या पानी जो वाटरी डिस्चार्ज होता है, पानी का निकलना से लेके ब्लाइंडनेस तक इसमें आ जाते हैं, और ज़्यादा ये कॉमनली देखा गया है 1 to 3 ईयर्स जो बच्चों में। और अगर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखा जाए तो इसमें जो पुअर फैमिलीज हैं जिनमें हाइजीन भी प्रॉपर नहीं होती और बाकी सहूलियात भी नहीं होती, उनमें ये प्रेवलेंस जो है वो ज़्यादा है। और इसके जो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं वो सारे इग्नोरेंस से रिलेटेड हैं। अगर फीडिंग प्रैक्टिसेस उनको विटामिन A जो है, अगर दूध को बहुत ज्यादा डाइल्यूट करके दिया जा रहा है, या अगर इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उनमें भी ये सारी चीजें, डायरिया, मीजल्स, इनके साथ उसका बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं। ये सारी चीजें विटामिन A डेफिशिएंसी को मजीद इनहांस करती हैं। हालांकि इनका जो है ट्रीटमेंट या इनकी प्रिवेंशन बहुत आसान है। अगर हम शॉर्ट एक्टिंग में देखा जाए तो अगर हम विटामिन A अगर ओरल उसमें दे दें ऐसे ही खाने के लिए कैप्सूल्स की फॉर्म में, या उसमें जो कि खासकर उन बच्चों को जो ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, तो उसमें यह है कि शॉर्ट टर्म एक्शन के जरिए जो है इस कमी को फौरन पूरा किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर मिड टर्म एक्शन अगर की हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए, बल्कि अब तो काफी में हो रहा है कि उसमें जो एक बात होती है फोर्टिफिकेशन की, यानी कि किसी भी खाने की जो भी है कंटेंट उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है एक्स्ट्रा मिला दिए जाते हैं, जैसे विटामिन A या विटामिन D। तो अब जैसे कुछ घी आजकल आ रहे हैं और बटर वगैरह में ज्यादा अब लिखा होता है कि विटामिन A उसमें डाला है, तो आप कोशिश करें कि वो वाली प्रोडक्ट खरीदें जिसमें फोर्टिफाइड जो है विटामिन या मिनरल्स जो हैं वो भी ऐड किए जाते हैं। और ये खासकर उन लोगों को जो दे आर ग्रुप विच इज एट रिस्क। और साथ साथ मेरे ख्याल में इससे भी जो इम्पोर्टेंट बात है, क्या विटामिन A ओरली दें या उसके इंजेक्शंस लगाएं, जो भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों को खासकर मदर्स को एजुकेट करें कि विटामिन A रिच फूड्स कौन कौन सी है, जैसे कैरेट्स का काफ़ी लोग कहते हैं कि आई साइट के लिए अच्छा है, तो इसमें जो सारी रेड जो वेजिटेबल्स हैं और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं दे आर रिच इन विटामिन A। और उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाए। नेचुरली उसमें कुछ ऐसे एंटीबॉडीज ऐसी होती हैं जो कि इन्फेक्शन से रोकती हैं, और कुछ नॉर्मल विटामिन A वगैरह सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। और साथ साथ इम्यूनाइजेशन, ताकि जो सारे मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए थे वो इन्फेक्शन कम हो, और उसके साथ साथ ये जो है विटामिन A का प्रेवलेंस जो है अगर होगा भी तो अगर इन्फेक्शंस कम है तो वो ज्यादा जोर दे के नहीं आएंगे। जी लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी सेहत। डॉक्टर साहब, खून की कमी कहा जाता है, इसको अनीमिया भी कहा जाता है, तो लिसनर्स को बताएं कि किन वजूहात की वजह से या किन ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से खून की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है। जी निदा, एनीमिया का प्रेवलेंस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर फीमेल्स में। और फीमेल्स में भी अगर बात किया जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा ज़ाहिर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपका वो जो
कंजप्शन है वो ज़्यादा हो रही होती है और डाइल्यूशन की वजह से वो आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाती है। तो उसमें ये है कि जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है, जो खुराक में जो आयरन है उसकी कमी की वजह से जो होता है वो मेनली आयरन एक मिनरल है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और जो विटामिन B12 इन तीनों की डेफिशिएंसी की वजह से जो कि फूड में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं इसकी वजह से न्यूट्रिशनल एनीमिया हो सकता है। और ये एक देखा गया है कि तकरीबन 2/3 ऑफ द प्रेग्नेंट एंड 1/2 ऑफ नॉन प्रेग्नेंट डेवलपिंग कंट्रीज में इनका प्रेवलेंस है। और साथ साथ ये जो यंग चिल्ड्रन हैं और जो चाइल्ड बेयरिंग एज की जो फीमेल्स हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं या दूध पिला रही हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है। और इसमें अगर इसकी वजूहात पे देखा जाए तो उसमें ये है कि इनटेक बहुत कम है, आयरन रिच फूड्स जो हैं वो कम ली जा रही हैं। अगर आयरन रिच फूड्स नहीं ली जा रही तो उनको एटलीस्ट टैबलेट फॉर्म में आयरन ज़रूर लेना चाहिए, या अगर आयरन ले लिया है लेकिन उसकी बायो अवेलेबिलिटी जैसे एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया गया था कि आयरन के साथ अगर चाय ले लें या आयरन के साथ कोई और ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी ले लें जो न्यूट्रिएंट है जो इसकी एब्जॉर्प्शन को 100% नहीं करता, तो वो वाले फैक्टर्स भी कम करने चाहिए। उसके साथ साथ ये देखा गया कि अगर आयरन ले भी रहे हैं प्रॉपर लेकिन कहीं से आयरन जो है वो लॉस भी हो रहा है, जैसे हो सकता है कि स्टूल्स में पखाने के जरिए या यूरिन के जरिए जो है वो आयरन लॉस हो रहा है, तो उसमें भी आयरन जब तक उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं कि आप आयरन इनटेक प्रॉपर रखें। और बच्चों में जैसे एक कंडीशन कॉमन होता है कि उनमें वर्म्स होते हैं, पेट में कीड़े होते हैं, तो उसमें जो है मलेरिया या जो हुक वर्म्स होते हैं उनको पहले डीवॉर्म करें और फिर उसके बाद जो है वो उनको जो आयरन रिच फूड्स हैं वो उनको तब दी जाए। और एक जो प्रेगनेंसीज की मैंने आपको बताया कि जितना शॉर्ट इंटरवल होगा बच्चों की पैदाइश में उतना ही एनीमिया जो है वो जाहिर है कि भी एक प्रेगनेंसी का करेक्ट नहीं हुआ साथ ही दोबारा कंसीव कर लिया तो फिर चांसेस है कि एनीमिया जो है वो मज़ीद वर्स होगा। जी डॉक्टर साहबा, मैं चाहूँगी कि आप लिसनर्स को ये भी बताएं कि खून की कमी की वजह से या अनीमिया की वजह से जिस्म पर क्या क्या मुज़र असरात भी हो सकते हैं। इसमें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब फीमेल से ज़्यादा रिलेटेड है तो मैटरनल और फीटल दोनों, जैसे प्रेग्नेंट हैं तो बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है और माँ को भी, और इसमें जो है सिंपल बीमारी से लेके खुदा न खास्ता डेथ तक भी जा सकता है ये अगर इसको प्रॉपरली प्रेगनेंसी में ट्रीट नहीं किया जाए। और ये डिफरेंट कंडीशंस में होता है, जैसे एबॉर्शंस हो जाते हैं एनीमिया की वजह से, पता नहीं होता लेकिन ये कि एबॉर्शंस हो गए क्योंकि खून की कमी थी, या प्री मेच्योर बर्थ्स होती है अपने टाइम से पहले, बेबी अभी 7 माह का है या 8 माह का है तो उसमें हो गई, या इवन जो डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा जो खून निकलता है तो उसमें भी हेमरेजेस की बहुत ज्यादा कॉमन वजह है कि उसमें वो आयरन की कमी की वजह से हो सकता है। और एक जो मैंने आपको पहले बताया था कि लो बर्थ वेट, जो मदर्स एनीमिक होंगी उनमें लो बर्थ वेट बेबीज के ज्यादा चांसेस हैं। ये तो प्रेग्नेंट लेडीज में इसका इफेक्ट था। और वैसे भी अगर किसी भी खवातीन या मर्द हज़रात है उनको बहुत ज्यादा कॉमनली इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इम्यूनिटी लो है, तो वो जरूर अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं कि हो सकता है कि उनका हीमोग्लोबिन, वैसे उनको कोई साइन सिम्टम नहीं आ रहा लेकिन हो सकता है कि जो बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें मेन वजह ये भी हो सकती है कि उनको खून की कमी हो सकती है। और सिंपली ये भी देखा गया है कि अगर थिन लीन पर्सन है और कोई ऐसा डिफॉर्मिटी या वो नहीं है लेकिन बार बार थकावट का एहसास रहना और कोई काम में भूख ना लगना और जरा सी सीढ़ियाँ चढ़ी और सांस फूल गए, तो इसमें भी ये बहुत ज्यादा है कि वर्क कैपेसिटी उन लोगों की कम हो जाती है जिनमें एनीमिया होता है। सही जी डॉक्टर साहब, आप बता रही थी अभी खून की कमी के बारे में। अब मैं पूछना चाहूंगी कि आयोडीन की बात होती है कि आयोडीन की कमी भी हो जाती है बॉडी में, तो क्या वजूहात हैं कि आयोडीन की कमी हो जाती है और इससे क्या बीमारियां फिर हो सकती हैं। जी, आयोडीन जैसे आयरन की इम्पोर्टेंस है इसी तरह आयोडीन की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, जैसे कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जो है जब फीटस होता है तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी आयोडीन रिक्वायरमेंट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और फिर ये चाइल्डहुड में या इवन उससे पहले भी, उससे बहुत आगे जैसे एडल्ट लाइफ में थ्रू आउट सीरियस हेल्थ और सोशल इम्प्लीकेशंस भी रहती हैं। और इसमें देखा गया है कि तकरीबन पूरी दुनिया में 55 मिलियन पीपल दे आर हैविंग ग्वाइटर, जो एक स्वेलिंग नमूदार होती है गर्दन, हाँ जी गिलहड़ को कहते हैं, और गर्दन के आगे एक स्वेलिंग नमूदार होती है। और तकरीबन 55 मिलियन जो लोग हैं पूरी दुनिया में वो इस बीमारी का
शिकार हैं। और हालांकि इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो। अगर एक सिंपल, जैसे कि अब तो बहुत हो भी रहा है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है, आयोडीन उसमें डाली होती है, क्योंकि कॉमन सॉल्ट ऐसी चीज़ है जो कि हर खाने में और 3 टाइम्स अ डे या इवन मोर देन दैट वो यूज़ होता है। तो उसमें सिर्फ आयोडीन सॉल्ट या जिंक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिंक सॉल्ट वो फोर्टिफाइड होता है आयोडीन प्लस आयरन दोनों चीज़ों से। और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे ये देखना चाहिए कि आयोडीन जैसे नॉर्मली पानी में भी होता है और कुछ जो है फूड आइटम्स, ऐसी सब्जियां हैं, उन सब में नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है। तो उसमें हुकूमत को ये पानी में खासकर इसकी मिकदार जो है वो चेक करते रहना चाहिए कि कितना आयोडीन प्रेजेंट है और कितना नहीं है, ताकि वो एक सर्विलेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप हो जाए और जिससे ये अंदाजा हो जाए कि इस इलाके में आयोडीन, जैसे देखा होगा कि आपने जो पहाड़ी इलाकों पे हैं लोग, उनको ज्यादा ये बीमारी कॉमन होती है और उसमें वजह यही है कि वो सी लेवल से दूर होते हैं। तो जो नॉर्मल आपकी जो मिट्टी में और पानी में आयोडीन की मिकदार है वो भी नहीं पहुंच रही होती। जी लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी सेहत। बात हो रही है उन बीमारियों के बारे में जो ग़िज़ाई अज्जा के ज़्यादा या कम होने की वजह से आप में हो सकती हैं। दांतों की बीमारियां भी क्या ग़िज़ा में कमी और ज़्यादा होने की वजह से हो सकती हैं? जी बिल्कुल निदा, इसमें यह है कि फ्लोरीन एक ऐसा मिनरल है जिसकी कमी या ज़्यादती जो है वो डेंटल हाइजीन और स्केल्टन पे भी करती है, जो बाकी बोन्स वगैरह है, लेकिन डेंटल हाइजीन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे नॉर्मली इसकी पानी में जो फ्लोरीन की है 3 to 5 मिलीग्राम्स पर लीटर इसकी नॉर्मल अमाउंट है जो कि पानी में होती है, लेकिन अगर इससे कम हो जाए तो उसमें डेंटल केरीज वगैरह बनने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। कि जैसे कुछ लोगों ने, जैसे होता है कि अक्सर फिलिंग कैविटीज बन जाती हैं, तो वो मेनली इस फ्लोरीन की, और इसी में आपने देखा भी होगा कि टूथपेस्ट पे भी अक्सर वो लिखा होता है कि फ्लोराइड एनरिच्ड होता है उसमें। तो फ्लोरीन की अपनी जो है मिकदार इसलिए आपको प्रॉपर रखनी चाहिए, लेकिन ये कि अगर इसकी ज्यादती हो जाती है, जैसे अगर इसका जो है 5 से ज्यादा हो जाता है, 6 to 10 हो जाता है, तो उसमें ये कि इसकी डेपोजिशन भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि वाइट पैचेस जो हैं वो दांतों पे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं और जो है स्केल्टन पे भी इसकी डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसको भी प्रॉपर अमाउंट में देखें। किसी भी न्यूट्रिएंट की, जो भी हम ये सारी बातें बता रहे हैं, इसमें यह है कि एक्सेस और बिल्कुल ना इसकी ज्यादती होनी चाहिए ना इसकी कमी होनी चाहिए किसी भी न्यूट्रिएंट की, क्योंकि अगर हम इसको नॉर्मल अपनी एनर्जी के मुताबिक प्रॉपर लिमिट्स में खाएंगे तो ही हमें फायदा होगा। सही। आखिर में मैं चाहूंगी कि आप कैल्शियम के बारे में बताएं कि कैल्शियम की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। कैल्शियम का ये है कि जैसे कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल है, खासकर फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए, इवन आदमियों के लिए भी, क्योंकि इसके लिए भी कैल्शियम जो मेन एक मैकेनिकल रोल उसका ये है कि हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, हड्डियां और दांतों के लिए। तो उनकी मजबूती के लिए जो है और नॉर्मल फिजिकल वर्क के लिए हमें बहुत ज्यादा, और बच्चों का जो जैसे पता है कि उनको ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है कैल्शियम। और कैल्शियम कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा खिलाए चाहिए, जैसे कि दूध, दही में इवन ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा कंडेंस होता है, दही में ज्यादा कैल्शियम लेवल्स होते हैं दूध की निस्बत। और साथ साथ बच्चों को चीज, बटर और जो सारी ये हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स वो ज्यादा देनी चाहिए। और फीमेल्स को भी खासकर जो ये मीनोपॉज के बाद उनको कैल्शियम एकदम कम हो जाता है, और जो है इसीलिए देखा होगा आपने कि फीमेल्स में ओल्ड एज में फ्रैक्चर के ज्यादा केसेस नजर आते हैं। और उसमें वजह ये होती है कि 40 ईयर्स के बाद तो उनको जरूर कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अगर वो नॉर्मल, अगर उनके कैल्शियम लेवल्स एक दफा करा लें तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स किसी भी फॉर्म में, ऑसिनेट बहुत अच्छी है उसके लिए, तो वो जो है वो जरूर उनको 40 ईयर्स या 45 के बाद लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत डिटेल के साथ हमारे लिसनर्स को बताया न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आखिर में मैं लिसनर्स से यही कहना चाहूंगी कि प्रोग्राम के लाने का मकसद ये है कि आप में हम अवेयरनेस पैदा करें कि आपने कैसी ग़िज़ा लेनी है और ग़िज़ा में वो कौन से न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा हैं जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है और उनको किस तनासुब से लेना है। तो आप इन बातों पे उम्मीद करती हूँ ज़रूर अमल करेंगे और अच्छी ग़िज़ा लेंगे और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल करेंगे। इस वक्त डॉक्टर साहिबा आप लोगों से कुछ कहना चाह रही हैं। जी डॉक्टर साहिबा। जी निदा, इसमें मैं ये ज़रूर एक एस्पेक्ट बताना चाहती हूँ कि जो हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स हैं, हम जो भी खाते हैं, अगर हम सिर्फ ये कंसीडर करें कि हमने सुन्नत के मुताबिक खाने हैं, जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी पोजीशन बताई, आप कितना खाएं, कैसे खाएं और किस पोजीशन में खाएं। अब जैसे एक रफली ये बताया गया है कि स्टमक को आप इस तरह खाएं कि अपना जो आपका मैदा है उसको 3 पार्ट्स में एक
इमेजिन कर लें, सही। और एक जो पार्ट है वो पानी के लिए रखें और एक खाने के लिए और एक जो है उसको खाली रखें। और ये इतना अच्छा इसका साइंटिफिक कोरिलेशन है कि अगर आप जैसे खाने से पहले पानी पीना सुन्नत है, अगर आप पहले पानी पीते हैं तो उसमें एक ये कि सारे जो आपके एसिड और जैसे मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम निज़ाम है, वो मुंह से लेके एनस तक वो बिल्कुल एक पाइप की तरह है। सही। तो अगर हम पहले पानी पीते हैं तो उसमें समझो उस पूरे पाइप की सफाई हो गई है। उसके बाद और एक स्टिमुलस मिल जाता है स्टमक को कि अब जो है वो खाना आने वाला है और एक्टिव हो जाओ, और जो अच्छी तरह, क्योंकि स्टमक का बेसिकली एक्शन है कि वो उसने अच्छी तरह सारे खाने को ग्राइंड करना है। तो जैसे जैसे हम खाना खाएंगे और भूख रख के खाएंगे तो वो अच्छी तरह जो है ग्राइंड होगा और जो है उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह होगी। और साथ ही जो कुछ ऐसी खाने हैं जिनका कुरान पाक में भी जिक्र आया, जैसे अंजीर और खजूर, और अब साइंटिफिक रिसर्चेस में ये साबित हो चुका है कि दे आर रिच इन ऑल काइंड ऑफ मिनरल्स, स्पेशली आयरन। तो हमें जो है ये इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम वो वाली जो डाइट लें जो हमें इस्लामिकली भी जो गाइड की गई है और उस तरीके से खाएं। सही जी लिसनर्स, डॉक्टर साहिबा ने आपके लिए एक एंड में मैसेज दिया। होपफुली आप इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे लिसनर्स रहें तंदुरुस्त व तवाना। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO @uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. जी लिसनर्स, होपफुली आपके लिए हमारा ये जो प्रोग्राम है बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा, और अब रखेंगे आप अपना ख्याल और अपनी ग़िज़ा में वो तमाम अज़्ज़ा शामिल करेंगे जो आपके लिए हैं बहुत ज़रूरी। जैसा कि ट्रांसमिशन के आगाज़ में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आज आपकी सेहत के हवाले से ही बात होगी, और ख़वातीन से कहूँगी कि ज़रा गौर से सुनिए ये सब कुछ, क्योंकि आप ही हैं जो ना सिर्फ अपने ही सेहत का ख्याल रख सकती हैं बल्कि अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला सकती हैं। और इसके अलावा लिसनर्स, जैसा कि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स और भी होते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो भी कुछ इसी सेहत के हवाले से ही है कि कैसे रखा जा सकता है सेहत का ख्याल। लिसनर्स, जब बात कर रहे होते हैं हम नागहानी आफात की, वो सिर्फ सैलाब या ज़लज़ले की सूरत में नहीं आती, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो वबाई तौर पर फैल जाती हैं। हमारे बहुत सारे जो है लोग फिर इससे सफ़र करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन में जो लोग हमारी ट्रांसमिशन सुनते हैं, हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, वो जानते होंगे कि हमारा एक प्रोग्राम है ज़िंदगी रवा है, और सुने हमारा प्रोग्राम। लेकिन साथ ही साथ एक और बात कि आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ज़िंदगी रवा है प्रोग्रामों के इस सिलसिले के साथ निदा नईम। इन प्रोग्रामों में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हक़ाइक़ के बारे में जो कुदरती आफात के नतीजे में सामने आते हैं। सामाइन, अच्छी सेहत अतिया खुदा है, और तारीख गवाह है कि बनीनौ इंसान ने हर दौर में दरपेश मुश्किलात और वबाई अमराज का सामना किया है। पाकिस्तान की आवाम, खसूसन पंजाब के लोगों को डेंगू बुखार जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा। ये बीमारी खतरे की सूरत लोगों के सरों पर नमूदार हुई। 1994 में कराची में पहली बार डेंगू का मरीज सामने आया, जबकि 2007 में लाहौर में डेंगू का मरीज सामने आया।
लिसनर्स, हमारी पंजाब की प्रोड्यूसर रबिया अरशद ने डेंगू से मुतल्लिक एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, तो आइए सुनते हैं वो डॉक्यूमेंट्री। डेंगू बुखार भी मलेरिया की तरह मच्छर के जरिए फैलने वाले बुखार की किस्म है, लेकिन सन 2011 में डेंगू बुखार ने एक वबा की सूरत इख्तियार कर ली। पंजाब भर में 21,292 मरीज रजिस्टर्ड हुए, जिनमें से 17,245 का ताल्लुक लाहौर से था। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जा सकता है। डेंगू बुखार कोई छूत की बीमारी तो नहीं, लेकिन इसको फैलाने का असल किरदार मच्छर है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक इस बुखार का वायरस मुंतकिल करता है। एशियाई खित्ते में मच्छर आगाज तारीख से ही मौजूद है और इसकी अनगिनत इकसाम भी पाई जाती हैं, लेकिन डेंगू एक खास किस्म के मच्छर एडी इजिप्टाई की वजह से फैलता है। एडी इजिप्टाई मादा मच्छर डेंगू वायरस के जरासीम को अपने स्लेवरी ग्लैंड्स में कैरी करती है। इस मच्छर की उम्र 2 से 4 हफ्ते होती है, लेकिन इसके अंडे खुश्की में सालों तक जिंदा रह सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक डेंगू ने 110 ममालिक में वबा की सूरत इख्तियार करते हुए हर साल करीबन 50 से 100 के लगभग लोगों को मुतासर किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर असलम खान, जो डेंगू के माहिर के तौर पर जाने जाते हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान ने जब साउथ ईस्ट एशिया से पुराने टायर मंगवाए तो इन टायरों में डेंगू मच्छर के अंडे भी आ गए। साउथ ईस्ट एशिया में इन पर हर तरह का केमिकल इस्तेमाल किया जा चुका था, इसलिए इस मच्छर पर अब किसी केमिकल का कोई असर नहीं होता। प्रोफेसर डॉक्टर असलम खान का मजीद कहना था कि सन 2011 में ईद के फौरी बाद डेंगू वबा के फैलने की वजह कब्रिस्तान है। इस हवाले से डॉक्टर असलम खान कहते हैं, ईद के 6, 7, 8, 10 दिन के बाद से ये एपिडेमिक होनी शुरू हुई और उसकी वजह मालूम है आपको क्या? अब हुआ ये है कि ईद से दिन बेइंतहा लोग जो हैं उन्होंने कब्रिस्तान का रुख किया। हमारे यहाँ ये तरीका है कि ईद के दिन हम जाते हैं मज़ारों पर, अपने जो प्यारे वहाँ दफन हैं उनको फातिहा पढ़ने की। कब्रिस्तान डेंगू के मच्छरों की आमाजगाह है, क्योंकि ये वहाँ ट्री होल्स में कब्र है, उनके ऊपर प्याले रखे होते हैं जिनके अंदर पानी हम डालाते हैं, उसमें ये मच्छर अपने अंडे देता है। जब वो पानी सूख जाता है और जैसे ही बरसात आती है तो उसमें से वो पानी पड़ा और वो अंडे जो है ना फिर निकल आए। जाहिर है मच्छर ज्यादा दूर तोड़कर नहीं जाता, इसकी उड़ान जो है वो सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। ईद से अगले दिन और तीसरे दिन लोग जो हैं उन्होंने कब्रिस्तान का रुख किया और वहाँ जाकर यकायक ये मच्छर के काटने से वो डेंगू हो गए। डेंगू में बुखार होना, सर दर्द के अलावा पट्ठों में खिंचाव और नाक कान से खून आना भी उसकी अलामात में शामिल हैं। इसमें इंसानी प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए बीमारी का इलाज बहुत आहिस्ता और एहतियात से होता है। मगर डेंगू बुखार से सेहतयाब होने के बावजूद इसका खौफ मौजूद रहता है। डेंगू में मुब्तला फतेहगढ़ लाहौर से ताल्लुक रखने वाली नायाब इस बीमारी के हवाले से कहती हैं, मुझे ना पिछले साल डेंगू हुआ था, तब बेबी होने वाला था। तो जब बुखार हुआ तो क्लिनिक पर गए तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा कि आपका चेहरा बहुत रेड हुआ, आपको तो डेंगू लग रहा है। तो फौरन पास हुसैन मेमोरियल हॉस्पिटल गए हम, तो उन्होंने जब मेरी CBC की तो उन्होंने कहा आपको डेंगू है। तो वहाँ से मेरे फिर उसके बाद जब बेबी पैदा होने वाला था उन्होंने कहा आपका ऑपरेशन होगा। तो उसके बाद हम गंगाराम में आते, गंगाराम में उन्होंने फिर जब मेरा किया उन्होंने कहा आपका बेबी नॉर्मल हो जाएगा। CBC की तो तब उन्होंने कहा 1,20,000 आपके सेल में। तो अभी भी मेरी जो पोजीशन है ना, मुझे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और नमक वगैरह मुझसे नहीं खाया जा रहा, थोड़ी सी जिगर की प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, बेबी जब होने वाला था तब मैंने ज्यादा जूस पिए थे, तब सेल पूरे हो गए थे मेरे, तो फिर मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया था। तो कुछ देर मैंने वो CBC नहीं करवाई, तो जब बेबी पैदा हो गया तो फिर वो ब्लीडिंग ज्यादा होती रही है, तो फिर पता नहीं चला, तो इसलिए फिर सेल नीचे नीचे मेरे गए। जूस वगैरह से फायदा होता है, तो अभी भी वो मुझसे नमक वगैरह नहीं खाया जा रहा, कोई जूस वगैरह पीऊँ या फिर दूध का इस्तेमाल करूँ तो वो ठीक रहता है, गर्म चीजें नहीं खाई जा रही। मीडिया तो शोर मचाए ना, मीडिया को चाहिए कि ये डेंगू का कुछ करें, ये बहुत खतरनाक है, इंसान को सर से लेकर पाँव तक खत्म कर देता है। ये तो आईज की और हर चीज खत्म कर देता है, सर के बाल भी गिरते हैं, बहुत कुछ होता है इसमें, कुछ भी हो सकता है आपको टेंशन से भी, और ये पता नहीं किस तरह के मेडिसिन भी है, तो इससे भी बहुत ज्यादा खाने से गुस्सा आता है। टाउनशिप की रिहायशी एक खातून बीना
जिन्हें बुखार के 15 दिन बाद नाक और कान से खून आने की वजह से डेंगू के शदीद हमले का पता चला। वो इस बीमारी के हवाले से कहती हैं। बस शुरू में तो मैं दवाई देती रही हूँ, तो कुछ नहीं समझ आई, रिपोर्टें वगैरह भी करवाई हैं। 15 दिन के बाद जो है ना कानों से खून आना शुरू हो गया और ज्यादा बुखार जो है ना 104 हो गया। तो फिर हॉस्पिटल में हम चले गए इत्तेफाक में, तो उधर उन्होंने देख के मेरी तबीयत जो है ना वो डॉक्टर काफी घबरा गए, तो उसी वक्त इंजेक्शन वगैरह लगाया, मुझे कोई होश नहीं उधर। फिर वार्ड में ले गए हैं, ड्रिप वगैरह लगी हैं। 2 हफ्ते लग गए थे मुझे सेट होते हुए। खाना नहीं खा सकती थी, पानी भी नहीं पिया जाता था, तो काफी सूजन भी बहुत ज्यादा हो गई थी। पिंक कलर रेड जो होता है वो हो गया पहले। ऐसे काफी परेशानी भी, घर भी ताला लग गया, सारे बच्चे उधर दिन रात थी। 15-20 दिन के बाद जो है ना थोड़ी सी तबीयत जो है वो ठीक हुई। 1 हफ्ते बाद घर आने के बाद दोबारा ये तकलीफ हो गई थी। फिर दोबारा मतलब के इलाज करवाया, 3 महीने लग गए थे सेट होते हुए। उन्हीं दिनों जो मैं हॉस्पिटल थी तो 18 साल का उनका जवान बेटा फोत हो गया। तो खौफ तो जाहिर आता है। बारी वाले कहा वो तो बस उधर तो जनाह में तो इतने लोगों की डेथ हुई है, बहुत लोगों की डेथ हुई है। जो बच गए हैं किस्मत थी सिर्फ। हॉस्पिटल भी कुछ नहीं कर सकता डेंगू के मामले में, ना डॉक्टर कर सकते हैं कुछ। कोशिश ही उनकी होती है, एक रिस्क ही होता है। उनके दिल में भी खटका सा ये होता है, देखते हैं जाहिर है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अब क्या किया जाए। जो कोशिश ही बस होती है, और कुछ नहीं। डेंगू बुखार की वजह से घरेलू खवातीन के अलावा प्रोफेशनल खवातीन के रोजमर्रा मामूलात जिंदगी को भी खराब किया। इस हवाले से मिसेस अस्मा अली का कहना है, लास्ट ईयर मुझे डेंगू का प्रॉब्लम हुई थी और वो ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मुझे पहले हल्की सी शिवरिंग स्टार्ट हुई, शिवरिंग के बाद वॉमिटिंग हुई। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, उन्होंने मेरा जब टेम्परेचर लिया तो काफी हाई टेम्परेचर था। फिर डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि ये जो सिम्टम्स हैं ये सारे डेंगू के हैं, लेकिन हम इसे फिर भी कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट देंगे, हो सकता है वो भी नेगेटिव आए, लेकिन डेंगू के ही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। तो वो फिर प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर चूंकि मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी इसलिए फिर मुझे ड्रिप्स लगती रही। फिर मेरा प्लेटलेट काउंट जो है वो डेली होता था, उसमें ग्रेजुअली जो था वो डिक्रीज कर रहे थे। फिर लास्ट में 58 तक चले गए और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए रही है क्योंकि 104 टेम्परेचर रहा और फिर मेरे बच्चे भी 3 थे, छोटे थे, तो काफी डिस्टर्बेंस थी। और फिर बहरहाल मेरे हस्बैंड ने, हम सब ने मिलकर फैमिली ने कोप किया और फाइनली फिर ये था कि ड्रिप्स लगने की वजह से मेंटेन किया गया। डॉक्टर दे वर वेरी इनकरेजिंग और उन्होंने साइकोलॉजिकली इसमें ट्रीटमेंट किया, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो बहुत डरे हुए होते हैं इससे। इसमें थोड़ी सी इचिंग वगैरह भी होती है लास्ट के अंदर, तो एलर्जी प्रॉब्लम भी होती है। उस वजह से बहुत ज्यादा इंसान जरा डिप्रेस हुआ होता है, लगता है कि वो नहीं बचेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मीडिया इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा एजुकेशन रही है। और दूसरा ये कि मैं खुद जोलॉजी की प्रोफेसर हूँ, आई नो इट। बहरहाल उससे जो है वो फिर निकल आए। और मीडिया का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इस तरह रहा है कि इन्होंने हर साइंस के ऊपर जो है वो लोगों को एजुकेट किया। इसमें फ्लूइड्स लें, इसमें खौफजदा ना हो, और जितना फ्लूइड्स लेंगे उतना आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक चलेगा। क्योंकि इसकी मेडिसिन अभी तक तो नहीं बनी है, इसकी वैक्सीनेशन भी नहीं है, उसमें सिर्फ पैनाडोल भी लेनी होती है। और बहुत अच्छी एजुकेशन की है। मेरा ख्याल है कि अगर तमाम लोग उसको फॉलो करें तो बड़ी जल्दी इसमें से निकल आते हैं। डेंगू बुखार ने बिला इम्तियाज बड़े, बूढ़ों, नौजवानों, औरतों और बच्चों को अपना शिकार बनाया। हत्ता कि अगर ये घर में एक फर्द को हुआ तो दूसरे को भी हो गया। गौसिया चौक के रिहायशी अब्दुल हफीज के तीनों बेटों, जो 3, 5 और 11 बरस के हैं, उन्हें भी इसी बुखार ने आन घेरा। डेंगू के हवाले से अब्दुल हफीज अभी तक खौफ में मुब्तला हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मीडिया ने बहुत मुस्बत किरदार अदा किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटों का इलाज भी उन्हीं हदायत की रोशनी में किया। हमें नहीं तो पता है कि इसको डेंगू हो गया। जैसे हम आम बंदे की नाकी फूट जाती है ना, जिस तरह ब्लड आ जाता है। शालीमार हॉस्पिटल से हमने इसका वो टेस्ट करवाया था, फिर रह गए 50 के बाद इस तरह प्लेटलेट्स कम होते रहे हैं। बेहतर अच्छा मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट अच्छा किया था, अब बच्चा बेहतर है पहले से। मेरे तीनों बेटों को हुआ था। मीडिया ने काफी हेल्प की है, इसे जूस वगैरह दें, इसे मतलब इसको इन चीजों से परहेज करें, जैसे पानी जहाँ पर इकट्ठा हो जाए, जिस तरह एहतियाती तदबीर वगैरह बताते रहे। ये ब्लड आए या बुखार, पेट में दर्द या हाथ पाँव में दर्द, सर में दर्द, ये उसी की जो अलामत बताई है, उसकी वजह से हमने फिर
पहले तो हम जो बच्चे थे ना 2, उनको तो हम इसी तरह मतलब ट्रीटमेंट देते रहे हैं। फिर इनका जब बुखार 2-3 दिन 4 दिन नहीं ना उतरा तो जाहिर बात है उनकी अलामत तो नजर आई है हमें, तो फिर इस वजह से हम फिर इनका ट्रीटमेंट करवाया हमने। हाँ, प्राइवेट ड्रिपें लगाई हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। नहीं, इससे और बेहतर करना चाहिए। हॉस्पिटल में इतना रश है, कुछ ज्यादा कैंप वगैरह लग जाए। इस वबा से निमटने के लिए हुकूमत ने देर से मगर देर पा इकदाम किए, मगर अवाम के साथ साथ अपोजिशन अरकान असम्बली ने इस सारे दौर के दौरान पंजाब हुकूमत की नाअहली का रोना रोया और पंजाब हुकूमत की मुअत्तली का राग अलापते रहे। हालांकि माहिरीन डेंगू बुखार को एक वबा की सूरत इख्तियार करने में असल वजह लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये और लाइफ स्टाइल को करार देते हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम जिंदगी रमा है खत्म हुआ जाता है। ये प्रोग्राम आपने अक्स रेडियो प्रोजेक्ट और ग्लोबल फंड फॉर वुमेन के ताउन से सुना। फीडबैक देना मत भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है info@aksresearch.com। हमारी पूरी टीम, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तस्नीम अहमद, प्रोड्यूसर रबिया अरशद और निदा नईम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@aksresearch.com, MERIAWAZSUNNO@aksresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. अक्स रेडियो प्रोजेक्ट की तरफ से प्रोग्रामों के एक नए सिलसिले मेरी कहानी में मैं सनिया जाफरी आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस हफ्तावार प्रोग्राम में आप सुनेंगे HIV से मुतासरा ख़वातीन की कहानियाँ और जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस बीमारी का मुकाबला किया। तो पहले खुलासा और बाद में मुकम्मल कहानी सुनते हैं। 28 साला रुबीना की शादी कम उम्री में एक ऐसे शख्स से हुई जो नशा करता था और इस पर तशद्दुद भी। हमल के दौरान भी इसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था। शौहर को HIV हो गई, लेकिन रुबीना को इस बीमारी के बारे में कोई इल्म ना था। मैं समझती थी कि नज़ले ज़ुकाम की तरह होती है। इसने कोई एहतियात ही नहीं की और इस दौरान इसके 4 बच्चे भी हो गए। मियाँ की आदतों की वजह से वो अकेली घर, बच्चों और कमाने की जिम्मेदारी उठा रही थी, लेकिन अपने मियाँ को छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसने आखिरी दम तक इसकी देखभाल की और इसके इंतकाल के बाद जितना भी पैसा था इसकी रसूमात में सर्फ कर दिया। इसके बाद रुबीना खुद भी HIV से मुतासिर हुई और इतनी शदीद बीमार पड़ गई कि इसे खुद भी बचने की उम्मीद नहीं थी। कई दिन तक हस्पताल में रही, जहाँ बहुत अच्छी देखभाल से सेहतयाब हुई। क्योंकि इसकी तीमारदारी के लिए इसके मेके वालों के पास वक्त नहीं था और ससुराल से अनबन थी, इसके रहने का इंतज़ाम पाकिस्तान सोसाइटी में हो गया। वहाँ आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हुई कि ख़ुद भी काम कर सके। इस इदारे में इसकी दोस्ती एक और HIV पॉजिटिव से हुई और दोनों की शादी इदारे ही में बहुत अच्छी तरह से हो गई। अब दोनों मियाँ बीवी साथ काम करते हैं, किराए के घर में रहते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तक कि रुबीना क्रिकेट भी खेलती है। दवा बराबर जारी है और उम्मीद है कि कुछ अरसे के बाद वो बच्चे भी पैदा कर सकेगी। इसको सिर्फ एक ही बात की परेशानी है, बीमारी के दौरान
इसके पहले बच्चों की देखभाल इसकी नंद कर रही थी, जो बच्चे वापस करने को तैयार नहीं। रुबीना कानूनी कार्रवाई के ज़रिए अपने बच्चों को वापस लेने की कोशिश कर रही है। वो समझती है कि वो इस काबिल हो चुकी है कि अपने बच्चों की परवरिश खुद कर सके। अपने जैसे HIV पॉजिटिव लोगों के लिए चाहती है कि माशरे के मनफी रवैये बदलने की कोशिश की जाए, ताकि वो भी इसी की तरह अपनी रोज़ी कमा सकें और हंसी खुशी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। आइए सुनते हैं आज की कहानी। मैं कराची में पैदा हुई थी और हमारी रिहाइश एक कच्ची बस्ती में थी। माशाल्लाह से हम 9 बहनें और 3 भाई हैं। जब तीसरी चौथी क्लास में गई थी तो मैंने देखा हमारे यहाँ बहुत मेहनत होती थी। घर के अंदर अखबार की थैलियाँ बनती थी, तो सुबह स्कूल जाना, आकर फिर ये अपना काम करना, बस इसी रूटीन से। फिर जब मैं 7वीं में थी तो मेरा रिश्ता लगा। वो हाउस बिल्डिंग में मुलाजिम थे, मेरे पहले जो हस्बैंड थे। हमारी वालदा के कानों में आया था कि वो नशा करता है। उनकी वालदा ने कुरान की कस्में खाई हर तरह से, तो फिर मेरी वालदा राज़ी हो गई। मेरे ससुराल वालों का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा रहा। तकरीबन 1 साल तक शौहर को अक्सर देखती थी कि ये कागज़ में कोई चीज़ पीते हैं। मैंने अपनी सास को बताया, उन्होंने देखा तो कहा कि ये तो नशा कर रहा है, हीरोइन का। इनका इलाज करवाया प्राइवेट में, लेकिन वहाँ से आकर फिर इन्होंने नशा कर लिया। फिर उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरा बेटा होने में 15 दिन या 1 हफ्ता था कि मुझे सीढ़ियों से फेंक दिया प्रेगनेंसी के दौरान। वजह बस यही थी कि नशे के लिए पैसे मांगते, तो मैं कहाँ से पैसे देती। जितना भी जहेज था सब तो बेच दिया, मैं क्या करती। मेरा बेटा हुआ, उसका नाम अनस है। मालिक का बड़ा एहसान है मुझ पर कि उसने मुझे बेटा दिया। बेटा हो गया, उसके बावजूद भी वो नशा करते रहे। 1 साल बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। घर के अंदर ही ये कपड़ों में लगाने के क्लिप बनते हैं ना, ये 1 रुपये गुर्स के हिसाब से मैंने बनाए, यानी 12 दर्जन 12 दफ़ा। तकरीबन मेरे 1,500-2 हज़ार बन जाते थे महीने के। जिस कारखाने से मैं काम लेकर आती थी ना, वो मुझे वहाँ भेजते कि एडवांस मुझे ला कर दो। नहीं ला कर देती थी तो मार पिटाई शुरू कर देते। फिर मेरी सास का मकान लड़ लड़ कर बिकवा दिया कि मुझे हिस्सा चाहिए। फिर जब इनका ब्लड टेस्ट हुआ तो मुझे पता चला इन्हें तो HIV है। पहले ये पन्नी पीते थे, दिन में कम से कम बिना 6-8 टोकन पे पन्नी पीते थे। फिर उसके बाद उन्होंने सिरिंज लगाना शुरू कर दी। पहले नई सिरिंज लेकर लगाते थे, उसके बाद तो इतना इनको तोड़ हुआ कि उन्होंने बाहर जाकर किसी के साथ सिरिंज शेयर करनी शुरू कर दी, तो उससे ना इनके जख्म होने लगे। इसी दौरान मेरे 4 बच्चे भी हो गए। शुक्र है अल्लाह का कि चारों HIV नेगेटिव हैं, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन डाउन होती चली गई। मैंने स्कूल में जॉब कर ली, स्कूल में ये सफाई वगैरह का काम करती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी। फिर मैंने अपना भी टेस्ट करवाया। टेस्ट में आया कि जरासीम तो हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी ना कि बंदा कुछ एहतियात कर सके। बस इस तरह ये बीमारी मेरे अंदर चलती रही, पलती रही। तो फिर ऐसा भी वक्त आया कि स्कूल की जॉब छोड़ दी। आखिर शौहर ने इतना नशा शुरू कर दिया कि घर में उधार तक नौबत आ गई। HIV का मेरे घर वालों को भी पता लग गया था। अगर ये चाहता ना तो मैं बच सकती थी, लेकिन इसी की वजह से आज मैं भी HIV का शिकार हूँ। 20 अक्टूबर को इनकी हालत इतनी ख़राब हुई, मैंने देखा आंखें तक पलट गई हैं। इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। अपनी गलती का एहसास था, रो रहे थे, कहना चाह रहे थे कुछ, लेकिन उस वक्त उनकी ज़बान बिल्कुल बंद हो गई थी। उनको रिक्शे में लेकर अस्पताल गए, लेकिन बस 5 से 7 मिनट के अंदर उनका दम निकल गया। मगर अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत और हौसला दिया। सोयम, मैयत, 40वां जो कुछ था ना, सारे पैसे जो मैंने बचाए थे मैंने उसके अंदर उठा दिए। इद्दत के अंदर मैंने बैठ के मजदूरी की, वही कागज़ की थैलियाँ जो हम बचपन में बनाते थे वो बनाई। 1.5 साल के बाद मुझे पता चला कि मुझे भी HIV हो गई है। सारी बीमारियां एकदम ही हमलावर हुई मुझ पे। कहते हैं मेरी कुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। रोती थी, पीटती थी, अपने माँ बाप से कहती थी मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। अब तो लोग इतना खुश होते हैं, जो भी देखता है कहता है
हमें नहीं लगता था ये बच जाएगी, इसको वाकई HIV है। मेरा CD4 132 था ना, तो उसके ऊपर मेरा ARV इलाज शुरू हुआ। मेरी TB की मेडिसिन और 11,000 रुपये का कैप्सूल भी चल रहा था। जब मैं अस्पताल में थी तो मेरे घर में कोई ऐसा था नहीं जो मेरे पास रुकता। फिर नदीम, जो पाकिस्तान सोसाइटी में आउटरीच वर्कर के तौर पर काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये जानलेवा बीमारी तो है, लेकिन अगर एहतियात और इसका इलाज हो तो बंदा बच सकता है। फिर नदीम ने ही पाकिस्तान सोसाइटी के डॉक्टर सलीम आज़म से बात की। उसके बाद मैं, मेरे वालिद और नदीम, हम तीनों पाकिस्तान सोसाइटी में आए। डॉक्टर सलीम आज़म ने मुझे कमरा दिया रहने के लिए, वहाँ मेरी अच्छी देखभाल हुई, वक्त पर दवाई और खाना मिलता रहा। फिर मैं और ज़्यादा सही हो गई और यूँ हुआ कि मैं वार्ड में जाकर बैठने लगी। किचन में मोहम्मद इकबाल से मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी। वो मेरा दुख समझते थे। पहले सपोर्ट ग्रुप में उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। इस तरीके से फिर मेरी दूसरी शादी हुई। आज अल्लाह का शुक्र है, हम दोनों HIV पॉजिटिव भी हैं, ARV इलाज भी करवा रहे हैं और नई ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। मेरी शादी की जिस दिन तारीख तय हुई, उस दिन मुझे EC नया कदम प्रोजेक्ट के अंदर आउटरीच वर्कर के तौर पर जॉब भी मिली। मेरी सैलरी 8,000 रुपये है। परवरदिगार से उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे तक जाऊँ, अपने अच्छे साथियों के लिए कुछ करूँ। लेकिन मेरे जो पहले शौहर के बच्चे हैं ना, वो मेरी नंद के पास हैं। जब मैं बीमार थी तो उस दौरान उसने देखभाल की। मेरे ससुराल वाले आज कहते हैं कि आप मिलना चाहती हैं, मिल लें, लेकिन हम बच्चे आपको नहीं देंगे। मैं अपने बच्चों को वापस लेना चाहती हूँ। मैंने इस सिलसिले में हाई कोर्ट में भी बात की हुई है। ARV आसानी से नहीं मिलती क्योंकि बहुत सारे HIV पॉजिटिव है ना, तो इसलिए देखते हैं कि कौन इसका ज़्यादा मुस्तहिक है। अब हम बच्चे पैदा करना चाहते हैं क्योंकि हमारा भी वायरल लोड हुआ था तो वो नो रिएक्टिव आया है। डॉक्टरों ने कहा है जब आपका 1 साल हो जाएगा ARV इलाज को, फिर आपका CD4 होगा, तब हम आपको कुछ ऐसा इलाज बताएंगे जिससे आप अच्छी औलाद पैदा कर सकें। मेरे अच्छे साथियों के लिए सिर्फ यही एक सच है कि माशरे में जीने का उनका पूरा हक है। बाहिम्मत रुबीना की कहानी इस बात की गवाह है कि अपनी ज़ात पर एतमाद रास्ते की हर मुश्किल का खात्मा कर देता है। ये प्रोग्राम अक्स रेडियो प्रोजेक्ट और पैनोस की मुश्तरका पेशकश है। मेरी कहानी प्रोग्राम के बारे में अगर आप कोई आरा देना चाहें तो हमें अक्स के PO बॉक्स 1506 इस्लामाबाद पर ख़त लिखें या फिर हमें ईमेल करें info@uxresearch.com यानी info@uksresearch.com। आपकी आरा के हम मुंतज़िर रहेंगे। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अक्स स्टूडियो से अभी के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506 Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO@uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. जी तो लिसनर्स, ये थी हमारी आज की ट्रांसमिशन और आज हमने बात की मुख्तलिफ हवालों से जो थे, आपकी सेहत के हवाले से ही। लेकिन मैं चाहूँगी आखिर में आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों का व्यू वो आप कैसे दे सकते हैं। वो आप कॉल के ज़रिए दे सकते हैं या वो आप मेल के ज़रिए दे सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हैं हमें ख़त तो उसके ज़रिए भी दे सकते हैं। तो लिसनर्स, आज की ट्रांसमिशन में इतना कुछ ही था। कल फिर आएंगे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मज़ीद आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। लेकिन वही बात,
अपने होने का एहसास मुख्तलिफ तरीक़ों से आप दिलवा सकते हैं। और आखिर में ट्रांसमिशन के वही पैगाम कि आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।